पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फलदार बागों में छत्रक प्रबंधन करके लें अधिक फल उत्पादन। फूल गोभी की फसल से अधिक उपज लेने के लिए करें पोषक तत्व प्रबंधन। अपने राज्य में फलों की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन किसान अपने बागों में कुछ कार्यों को समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें अपने बागों से अच्छी फलत नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, बागों से अधिक फल उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप अपने बागों में समय पर छत्रक प्रबंधन करें। तो आप किस प्रकार से करें इन कार्यों को, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फलदार पौधों में छत्रक प्रबंधन के बारे में। अधिक उत्पादन और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लेने के लिए फलदार पौधों में छत्रक प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यदि हम पौधों के सही छत्रक का यदि हम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमें उसे उचित पैदावार भी नहीं मिल पाती है, साथ ही जो हमें जो फल मिलेंगे, जो हमारा उत्पाद मिलेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं मिल पाती है। किसान भाइयों, फलदार बागों से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप इनमें किए जाने वाले कार्यों के अलावा इन बागों में समय पर छत्रक प्रबंधन भी करें, ताकि आपको इन बागों से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। तो छत्रक प्रबंधन जो जितनी दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं उसी में ही ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि कई बार हमें अक्सर देखने में आता है कि यदि पौधे का हमने सही ढंग से यदि छत्र का नियंत्रण नहीं किया, साथ ही पौधों की सही ढंग से हमने काट छांट नहीं की, तो हमें आशातीत लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि लगभग सभी तरह के जो बाग बगीचे जो हम लगाते हैं उसमें सभी में छत्र का प्रबंधन करना अनिवार्य होता है। यह जो प्रक्रिया होती है हम जब पौध रोपण के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हम पौधा लगाते हैं लगभग 1 साल बाद में हमें पौधों को लगभग 1 मीटर हाइट से यानी लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचाई से हमें ऊपर से काट देना होता है। काटने के बाद में उसमें बहुत सारे कल्लों का सृजन होता है, तो हमें उसमें 4 अलग अलग दिशाओं में जो कल्ले जो जा रहे हैं उनको 4 का चयन करना होता है। उन 4 का चयन करने के बाद में हमें लगभग फिर बाद में 1 फीट हाइट से फिर उनको काट देना होता है। तो उससे क्या होगा कि पौधे का जो आकार होता है एक छत्ते नुमा बन जाता है, एक जो अपना अम्ब्रेला होता है उस अम्ब्रेले के आकार का हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि किसान भाइयों अक्सर हमें देखने में आता है कि पौधे के जो बीच वाले भाग में उचित वायु और जब उसको प्रकाश नहीं मिल पाता है तो उसमें पुष्पन और जो फलत है वो नहीं प्रारंभ हो पाती है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि पौधे का जो बीच वाला भाग हो वो भी खुला हुआ हो, तो उससे कीट बीमारियों का आक्रमण भी कम होगा, साथ ही उसमें हमें पैदावार भी अच्छी मिलेगी।
फलदार पौधों की अच्छी बढ़वार हो और आगे आने वाले समय में आपको अपने फलदार बागों से अधिक फल उत्पादन मिल सके, इसके लिए समय समय पर पौधों की कटाई छटाई करनी होगी। बागों की कटाई छटाई करने से पौधों में नए कल्ले निकलते हैं और उन पर फलों का उत्पादन होता है। ये जरूरी होता है कि हमें कौन से जो फलदार पौधे में हमें कब कब उसमें कटाई छटाई करनी चाहिए। ये जरूरी होता है कि हमें पौधे की जो उसकी बेयरिंग हैबिट है, बेयरिंग हैबिट का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे हम बात करते हैं बेर का हम छत्रक प्रबंधन कैसे करें, अमरूद का कैसे करें, तो हर जो फलदार पौधे हैं उनका जो समय है काट छाट का वो सभी में अलग अलग होता है। जब हम बात करते हैं बेर की, तो बेर के जो पौधे में अप्रैल मई के महीने में ये जो पौधे हैं वो सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तो अप्रैल मई में हमें इस पौधों की काट छाट कर देनी चाहिए। कई बार ये देखने में आता है कि किसान भाई पौधों की काट छाट नहीं करते हैं, उसको पैदावार काफ़ी कम मिल पाती है, अथवा नहीं भी, कई बार ऐसा भी होता है कि उस पौधे में फल नहीं भी मिल पाते हैं। तो जरूरी होता है कि अप्रैल मई में हमें उस पौधे को पूरी तरह से काट छाट कर देनी चाहिए। साथ ही जब भी हम पौधों की काट छाट करते हैं, जो कटे हुए भाग पे हमें बोर्डो पेस्ट का लेप अवश्य कर देना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह की कोई फफूंद वगैरह की समस्या नहीं आए। जब हम काट छाट कर देंगे तो उससे बहुत सारे कल्लों का सृजन होगा, और जितने ज़्यादा कल्लों का सृजन होगा उसमें पुष्पन भी उतना ही होगा और उसमें हमें पैदावार भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। बागों से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए कटाई छटाई करने के अलावा बागों में बहार नियंत्रण करना भी जरूरी है, क्योंकि बहार नियंत्रण नहीं करने से किसानों को अपने बाग से वो उत्पादन नहीं मिल पाता है जो कि उन्हें मिलना चाहिए, और बहार नियंत्रण करके बागवान भाई अपने बाग से अधिक फलों का उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही जब हम अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद में एक शब्द आता है बहार नियंत्रण, क्योंकि अमरूद में, नींबू में और अनार में साल में 3 बार पुष्पन होता है, जिसको हम बहार बोलते हैं। तो ये बहार कब आती है? जो पहली बहार आती है वो फरवरी मार्च में आती है, जिसको हम अम्बे बहार बोलते हैं। दूसरी बहार जुलाई अगस्त में आती है, जिसको हम मृग बहार बोलते हैं। और तीसरी बहार सर्दी में आती है, जिसको हम हस्त बहार बोलते हैं। सबसे जो अच्छी बहार मानी जाती है फलदार पौधों में वो मृग बहार मानी जाती है, जो जुलाई अगस्त में पुष्पन आता है और जो सर्दियों के मौसम में पकती है। क्योंकि जो बारिश वाले जो मौसम में यदि पुष्पन आएगा जो सर्दियों में पकेगी, तो उस समय क्या होगा कि बारिश के अभाव में जो फल की जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, साथ ही उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, बाजार में भाव भी उसका अच्छा मिलेगा। कई बार किसान अज्ञानता के कारण क्या करते हैं कि जो ये तीनों बाहर ही ले लेते हैं, उससे क्या होता है कि पैदावार भी कम मिलती है, साथ ही जो अपना जो फल मिलता है फल की क्वालिटी भी कम होती है। दूसरा, यदि हमने अम्बे बहार ली जिसके जो पुष्पन है वो फरवरी मार्च में हो रहे हैं, फल बारिश वाले मौसम में पक रहे हैं, तो उसमें फल मक्खी का आक्रमण ज़्यादा होता है, तो जो फल की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, साथ ही बाजार में उसका भाव भी नहीं मिल पाता है। तो हमें बाहर का नियंत्रण भी करना उतना ही आवश्यकता है जितना हम दूसरी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। तो अमरूद में भी हम वही करते हैं कि जैसे हम बगीचा लगा रहे हैं, बगीचा लगाने के लगभग 1 साल बाद में उसको हम ऊपर से लगभग 1 मीटर की हाइट से हम काट देते हैं। फिर उसमें नए नए कल्लों का सृजन होता है। 4 अलग अलग दिशाओं में जो कल्ले जा रहे हैं उनका हम चयन कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम उसको 1 फीट से काट देते हैं, फिर उसको हम आधा फीट से काट देते हैं। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे उसमें कल्लों का सृजन होगा, और जितनी ज़्यादा कल्लों का सृजन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें पुष्पन होगा। इसी तरह यदि हम दूसरे पौधों की बात करें, चाहे अनार की बात करें, तो अनार में भी हम क्या होता है कि इसमें सिंगल तना और बहु तना विधि, 2 विधियां प्रचलित है। तो सिंगल तना जो विधि होती है वो खासकर अपने शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि यदि एक तना खराब हो जाता है तो हमारा पूरा पौधा खत्म हो जाता है। तो हमें 3 या 4 उसमें से जो तने निकल रहे हैं उन 3-4 तनों को रखना चाहिए, बाकी के जो स्टेम्स जो निकलते हैं उनको हमें हटा देना चाहिए। इसी तरह हम जैसे दूसरे 2 तरह के भी पौधे होते हैं, उसको यदि हमने सही उसको हमने आकार दे दिया, सही उसको रूप दे दिया, तो उससे क्या होगा कि हमें फल तोड़ने में भी आसानी होगी। साथ ही उसमें हमें जो भी यदि कोई समस्या आ रही है, चाहे कीट बीमारियों के लिए हम उसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही हमें जो कैनोपी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कम क्षेत्रफल में हम अधिक से अधिक हम पौधे लगा सकते हैं, और कम एरिया में, जिसको हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलते हैं, सघन बागवानी बोलते हैं, सघन प्रणाली यदि हम अपना रहे हैं, तो उसमें हम कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। साथ ही जो हमें फल मिलेंगे, फलों की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होगी। यदि किसान भाइयों आप समय पर इन सभी कार्यों को फलदार बागों में करते हैं, तो न केवल आपको गुणवत्ता युक्त फलों का उत्पादन मिलेगा, बल्कि इन बागों से अधिक फल उत्पादन लेकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जितनी जो प्रक्रियाएं जैसे जल प्रबंधन है, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन है, तो हमें उसका छत्रक प्रबंधन पे भी हमें उतना ही ज्यादा ध्यान देना है, जिससे हमें उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों,
अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रागपुरा पुलिस थाना परिसर में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जोधपुर मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह के साथ आज बाड़मेर और बालोतरा निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। कोटपुतली के पावटा में प्रागपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया। सावर थाना क्षेत्र के चीटीवास गांव के पास बने तालाब में नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन दोनों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। डिडवाना जिले के ग्राम खाकोली में आज शहीद कमांडो भीवाराम भाकर की मूर्ति का अनावरण हुआ। शहीद की मूर्ति का अनावरण पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया। अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में तकरीबन 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 19 सीसी सड़कों का विधायक जौहरी लाल मीणा ने उद्घाटन किया। गहलोत से इंडिया ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए मशहूर फूल गोभी का उपयोग सब्जी बनाने से लेकर पराठे और पकौड़े बनाने में किया जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे व्यंजन हैं जिनमें फूल गोभी का खास स्थान है। फूल गोभी अपने खास गुणों से भरपूर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप फूल गोभी की फसल में पोषक तत्वों का प्रयोग करें ताकि आने वाले समय में इस फसल से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ पाए और आपको फूल गोभी से अधिक पैदावार मिल सके। तो आप किस प्रकार से करें फूल गोभी की फसल में पोषक तत्वों का प्रयोग, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिरीन अख्तर से। आज हम लोग बात करेंगे फूल गोभी के पोषक तत्व के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फूल गोभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जी है और कोई भी सब्जी के अच्छे उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का देना बहुत ज़रूरी होता है। खाद पानी अगर पाएगा फसल तभी उसमें उत्पादन अच्छा होगा, है ना। जीव जगत में जिस तरह से प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को भी अपनी वृद्धि, प्रजनन तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के उपलब्ध न होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। फसल में कई प्रकार के कार्यकी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसमें जो है पोषक तत्वों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और लगाने के समय पे हम लोग खेत जब भी तैयार करेंगे उस समय पे जो है 20 से 25 टन का जो है प्रति हेक्टेयर के रेट से हम अच्छे से सड़ा हुआ जो है गोबर की खाद मिलाएंगे। ये लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे होगा और इसको अच्छे से जब लास्ट जुताई होगी उस समय पे खेत में मिला लेंगे और खेत तैयार कर लेंगे। उसके साथ साथ में जो है जब हम लोग रोपाई करने जाएंगे, रोपाई करने से जो है 2-3 दिन पहले जो हम लोग बेसल डोज अप्लाई करेंगे। लगभग NPK जो मात्रा है वो 120 किलो NPK नाइट्रोजन और 80 किलो का जो है फॉस्फोरस और 80 किलो का पोटाश, ये पर हेक्टेयर
लगता है। तो ये एनपीके तो है सिर्फ एनपीके मात्रा में, और इसमें जो अगर हम लोग यूरिया और डीएपी ऐसे अगर सोचे तो हम लोग अगर डीएपी यूज़ करना चाहेंगे तो 174 किलो हम लोग डीएपी यूज़ करेंगे 1 हेक्टेयर के लिए। साथ साथ में जो है 133 किलो एमओपी यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ में 65 किलो यूरिया, ये बेसल डोज के तहत हम लोग लगाने से पहले देंगे। और बाकी भी जो है 128 किलो हम लोग यूरिया और देंगे, ये जो है लगाने के 30 दिन पे के बाद में। तो ये प्रति हेक्टेयर के रेट से है, और आप लोगों को जितना एरिया में लगाना होगा उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोग एसएसपी यूज़ करते हैं तो डीएपी में तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों एक साथ में रहता है। अगर एसएसपी यूज़ करते हैं तो एसएसपी के लिए मात्रा कुछ अलग हो जाएगी। इसमें जो है बेसल डोज में हम लोग 130 किलो यूरिया देंगे, साथ साथ में जो है एसएसपी के लिए 500 किलो जो है एसएसपी 1 हेक्टेयर के लिए, और 133 किलो का एमओपी देना पड़ेगा। और रिमेनिंग और भी 130 किलो जो है यूरिया, इसको हम लोग फिर टॉप ड्रेसिंग के तौर से 30 दिन के बाद अप्लाई करेंगे इस क्रॉप में। साथ साथ में फूल गोभी में सूक्ष्म जो पोषक तत्व है उसकी भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि हम लोग देखते हैं काफ़ी सारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं इसमें। ब्राउनिंग होती है, फिर विपटेल होती है, कुछ अगर सूक्ष्म पोषक तत्व अगर कम होती है तब ये सब होने लगता है। फूल गोभी की फसल में बटनिंग की समस्या। फूलों के पकने से पूर्व फूल छोटे रहकर फटने लगते हैं और पौधों का विकास भी सामान्य नहीं होता। अगैती जातियों को देर से बोने पर ये भी समस्या दिखाई पड़ती है। मॉलिब्डेनम की कमी से पौधों की पत्तियां मुड़ी हुई किनारे से सफेद होने लगती हैं, जो बाद में मुरझाकर गिर जाती हैं, और बीज का फूल वाला भाग अनियमित रूप से बढ़ जाता है तथा फूलों का विकास नहीं होता। फसल में दैहिक विकार की समस्या से बचने के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें, बुवाई के समय अनुसार प्रजातियों का चयन करें, साथ ही फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इसके लिए जो है हम लोग अगर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मिक्सचर होता है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लगभग 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर, और उसके साथ में एक बोरोन का 1 ग्राम प्रति लीटर का अगर साथ ही साथ में घोल बना के स्प्रे करते हैं लगभग 40 दिन पे, तो जो फसल है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। कर्ड भी जो है सफ़ेद होता है, कॉम्पैक्ट होता है और काफ़ी बड़ा होता है, और गुणवत्ता इसका मेंटेन रहता है। और कभी कभार हम लोग देखते हैं कि इसमें ब्राउनिंग हो जाती है, गोभी में ब्राउनिंग होती है, तो पत्ते में जो है भूरा भूरा धब्बा होता है, जल भरा हुआ धब्बा ऐसे लगता है, और गोभी के ऊपर भी भूरा रंग का स्पॉट आ जाता है, तो वो ब्राउनिंग कहलाता है। तो ये मेनली होता है बोरोन की कमी के वजह से। और ये ऐसे अगर स्थिति है, सॉइल टेस्टिंग भी करवाना ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग करा के अगर आपको लग रहा है कि बोरोन की कमी है, तो फसल में लगाने से पहले ही जो है 10 से 15 किलो बोरैक्स यूटिलाइज करना चाहिए, और बोरैक्स को आप फसल लगाने से पहले ही उसको मिला दीजिए। और फसल लगाने के बाद में अगर आ गया है तो आप स्प्रे कर सकते हैं उस केस में 2.5 से 3 ग्राम बोरोन पर लीटर। एक और प्रॉब्लम रहता है जो है मॉलिब्डेनम की कमी से, तो उसमें विपटेल नाम की भी एक डिसऑर्डर आती है, और इसमें जो है मॉलिब्डेनम की कमी रहती है, तो इसीलिए होता है। तो इससे जो है मुक्ति पाने के लिए जो है हम लोग सोडियम मॉलिब्डेट या एमोनियम मॉलिब्डेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर लीटर का जो है हम लोग घोल बना के अगर स्प्रे करते हैं तो इस विपटेल से हम लोग का मुक्ति मिल सकता है। साथ साथ में जो है वेजिटेटिव स्टेज जब रहता है तो इसमें अच्छे से ग्रोथ होगा, तभी जो है फूल अच्छे से आएंगे। तो इसके लिए जो है आपको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, जो घुलनशील फर्टिलाइज़र होता है NPK 19-19-19 हम लोग पाते हैं, उसका 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर के दौर से हम करके घोल बना के इसमें लगभग 40 से 45 दिन पे अगर क्रॉप में एक स्प्रे करते हैं तो फसल बहुत अच्छा होता है, और जो हमारा कर्ड होगा, जो फूल गोभी होगी, उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। को
की ओर से आज राजस्थान सम्मेलन 2023 का एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक के सभागार में आयोजन किया गया। आबू रोड शहर में कजरी तीज के लिए महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कजरी तीज को सतूड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। डिडवाना में मोबाइल वितरण कैंप में काफी कमियां देखी जा रही हैं, जहां सुबह से शाम तक महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। पाली के रोहट तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित को निलंबित कर दिया गया है। महिला पटवारियों से अश्लील चैट की थी। सीएम अशोक गहलोत फलोदी जिला बनाने के बाद पहली बार दौरा करते नजर आए। यहां उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का अवलोकन किया। बीजेपी की तीसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज धार्मिक स्थल रामदेवरा से होगा। बागेश्वर सरकार के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान स्वच्छ आकाश रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 55% रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 19% तक रह सकती है। हवा की औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए पानी और नमी की हर बूंद का संरक्षण करें। सभी फसलों में मृदा संरक्षण, बेहतर वायु संचरण व खरपतवार नियंत्रण के लिए अंतःसस्य क्रियाएं करें। ग्वार और अन्य दलहनी फसलों में रस चूसने वाले कीटों जैसे हरा तेला, सफेद मक्खी, मोइला आदि का प्रकोप होने पर एसिटामिप्रिड या थाइमेथाक्सोन नामक रसायन 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पत्ती छेदक कीट का प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 0.8 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के प्रकोप की संभावना है। अतः किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर प्रयोग करें। वर्तमान और आने वाले दिनों की मौसम की परिस्थितियों के कारण ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग होने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि रोग के लक्षण दिखाई देते ही 2.5 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन व 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। मूंग और मोठ की फसल में हरा तेला व थ्रिप्स कीट से बचाव के लिए टाइमेथेट 30 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तिल की फसल में कैटरपिलर का प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। किन्नों के नए बाग लगाने के लिए 6x6 मीटर की दूरी पर 1x1 मीटर आकार के गड्ढों की खुदाई कर 20 दिन खुला छोड़ देवें। खजूर, किन्नू, संतरा व नींबू के बगीचों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव उन्नवास जिला पाली के गोपाल गुर्जर ने। आपने बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे बकरियों में होने वाली पीपीआर बीमारी के बारे में। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। पीपीआर जो बीमारी है, इसके लक्षण जो होते हैं वो शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो नाक से पानी आना और फिर वो पानी धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर में थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और नाक से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होने लगते हैं और फिर वो निमोनिया हो जाता है। लेकिन इसका मुख्य जो लक्षण होता है वो होता है गैस, पेट में जो खाने वाले जो तंत्र हैं उसमें होता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। तो पीपीआर का जो एक विषाणु वायरस से होने वाली बीमारी है और ये सबसे पहले इनहेलेशन सांस के थ्रू जाता है ये विषाणु, और वो वहाँ पर जाकर शुरुआत में गले में ही वो अपना बढ़ोतरी शुरू करता है और उसके बाद खून के द्वारा पेट में चला जाता है और पेट में जाते ही वहाँ पर सभी वहाँ पर जो छोटी आंत बड़ी आंत है उसमें इफेक्ट करते हुए डायरिया शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ सांस में लेने में भी दिक्कत होती है। श्वसन तंत्र के ऊपर ही भाग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। नाक से में अगर डिस्चार्जेज आ रहे हैं तो वो उसको और नाक को रोक लेते हैं, तो सांस लेने के साथ साथ दोनों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और सांस लेने से में दिक्कत होने से इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये बहुत ही कंटेजियस संक्रामक रोग है और एक बीमार पशु से दूसरे बीमार पशुओं में बहुत तेजी से फैलता है। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। लेकिन इसके जो है संभावना ये होती है कि आपको मरने की संभावना अधिक हो जाती है, तो इसके कारण हम लोग को इसका पीपीआर का वैक्सीन करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग जब पशु चिकित्सक के पास जाने से पहले उसके नाक को हम लोग सांस लेने में मदद करना चाहिए और नाक जो है उसको क्लियर करना चाहिए। और हम लोग जो विक्स का जो वेपोरप्स जो आते हैं या टिंचर बेंजोइक को आता है उसका हम लोग देकर कपड़े में डालकर और वो उसको नाक के पास ले जाएंगे तो उससे जो सांस लेती है हवा जाता है उससे नाक थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो हम लोग उस व्यवस्था को कर सकते हैं कि कम से कम हम लोग पशु जो है वो सांस निरंतर लेता रहे। फिर बाद में जो ट्रीटमेंट होता है पशु चिकित्सक के सलाह से उसको करके हम लोग निमोनिया से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का।
तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।